हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5th क्लास 12th। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स से कवर होंगे। मनी इन बैंकिंग में से 6 मार्क्स से चैप्टर दोस्तों, और जो गवर्नमेंट बजट है उसमें से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी टोटल जो आपकी फर्स्ट बुक्स है इकोनॉमिक्स की क्लास 12th की, उसमें से 18 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होंगे। और बाकी जो बच जाते हैं दोस्तों 22 मार्क्स, वो आपके सेकेंड बुक्स में से देखने को मिलेगा आपको। तो जल्दी मैं उनकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है दोस्तों, तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चैनल बेसिकली एसएसटी को ही डेडिकेट किया गया है। इस पर आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो एसएसटी के जितने भी पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो अगर हम हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, जिसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्ज़ाम में। तो इसे हम बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, और इससे अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले देखेंगे हम आप यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी बेसिकली क्या है दोस्तों, इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provide a systematic records of all economic transactions between the residents of country and the rest of the world in a given period of time। आपका ये बीओपी क्या है दोस्तों, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जिसमें जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, मॉनेटरी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं आपके कंट्री और कंट्री एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, वो सारे क्या होते हैं दोस्तों, एक साल के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सारा रिकॉर्ड किया आता है। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। यहाँ पे रेजिडेंस का मतलब है सिंपल दोस्तों, रेजिडेंस इंक्लूड इंडिविजुअल फर्म्स एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ अ कंट्री। अदर वर्ड में अगर हम बीओपी को डिफाइन करें दोस्तों, तो यू कैन डिफाइन एज द बीओपी इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं आपके किसी भी कंट्री के बाकी कंट्रियों के साथ, है ना, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर, दैट इज़ कॉल्ड बीओपी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बीओपी का मतलब। नेक्स्ट है आपका की फीचर्स ऑफ बीओपी। तो की फीचर्स क्या है दोस्तों आपके बीओपी के, बीओपी का की फीचर सबसे पहले क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो हमने ऑलरेडी देखा अभी। इट इज़ द बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये जो है दोस्तों आपका डबल एंट्री सिस्टम है के थ्रू चलता है। लाइक क्रेडिट साइड होती है इसकी, एक डेबिट साइड होती है। आगे हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। जो आपका बीओपी है उसका क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है दोस्तों, एक ब्रॉड अप्रोच है ना। एंड विजिबल एंड इनविजिबल आइटम, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, विजिबल आइटम्स गुड्स एंड गुड्स लेते हैं जिसमें हम टेंजिबल गुड्स, और इनटेंजिबल आइटम में क्या आते हैं दोस्तों, सर्विसेज। की फीचर्स ऑफ बीओपी हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट है आपको कंपोनेंट ऑफ बीओपी। तो मेन कंपोनेंट ऑफ बीओपी क्या क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज और विजिबल और इनविजिबल आइटम। ठीक है, विजिबल कौन से होते हैं, गुड्स होते हैं, और सर्विसेज आपके इनविजिबल आइटम होते हैं। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बीओपी। सेकंड दोस्तों आपका यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है दोस्तों एक तरफा हस्तांतरण। मान लो कोई एनआरआई है, वो क्या करता है, अपने मदर फादर को क्या करता है, पैसे भेजता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। ठीक है। थर्ड है दोस्तों आपका कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र, दिस इज़ द अनदर कंपोनेंट ऑफ बीओपी। कैपिटल ट्रांसफ़र का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी एक एसेट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करना, है ना। जैसे कि इंडिया क्या करता है दोस्तों, मान लो एग्जांपल लेते हैं, इंडिया ने, जो आपका इंडिया है वो क्या करता है, जापान से मेट्रो एज एसेट इंपोर्ट करता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, वो कैपिटल ट्रांसफ़र। आगे हम डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ बीओपी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप ऑफ बीओपी, है ना। टाइप ऑफ बीओपी क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं। तो टाइप ऑफ बीओपी में होता है दोस्तों सरप्लस बीओपी, जब आपका एक्सपोर्ट क्या हो, इंपोर्ट से ज़्यादा हो, है ना। सरप्लस का मतलब मुनाफा कह सकते हो या प्रॉफिट कह सकते हो।
तो जब आपका एक्सपोर्ट क्या होगा, दूसरे देश में आप ज़्यादा भेजोगे चीज़ें तो आपको आपकी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो जब आपका एक्सपोर्ट क्या हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो तो ये इट्स क्रिएट सरप्लस बीओपी। और डेफिसिट कब होगा, जब आपका एक्सपोर्ट कम हो जाए और इंपोर्ट आप ज़्यादा करने लग जाओ सामान किसी दूसरे देश से। सो दिस इज़ द डेफिसिट बीओपी। एंड थर्ड है आपका बैलेंस बीओपी। सो बैलेंस बीओपी क्या है दोस्तों, जहाँ जहाँ पे आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो दोस्तों, दोनों इक्वल हो, है ना। एक्स को हम एक्सपोर्ट से डिनोट करते हैं, सिंबल होता है, और एम दैट इज़ डिनोटेड इम्पोर्टेड गुड। सो आई होप ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों आपका स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी क्या है आपका। सो बीओपी अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम। हमने देखा था कि फीचर में कि ये क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम को अप्रोच करता है। सो बीओपी अकाउंटिंग यूज द डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। लाइक अ टिपिकल बिजनेस अकाउंट्स, बीओपी अकाउंट्स हैव ऑल्सो टू साइड्स। तो नॉर्मल अकाउंट्स की तरह क्या होता है दोस्तों, बीओपी में भी दो साइड होते हैं, है ना। जैसे ये आपका क्रेडिट साइड हो गया और ये आपका डेबिट साइड, तो ये दो साइड होते हैं नॉर्मल अकाउंट की तरह। जैसे नॉर्मल अकाउंट होता है आपका बिजनेस अकाउंट में, उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी क्या होता है दोस्तों, दो साइड होते हैं। सो क्रेडिट साइड क्या है दोस्तों, क्रेडिट साइड में क्या आप रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट साइड ऑल द इनफ्लोज। सो क्रेडिट साइड क्या है दोस्तों, ऑल इनफ्लोज और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो जितने भी इनफ्लो होगा, यानी जो हम पैसे आएगा, है ना, इनफ्लो ऑफ कैश, वो किस में आएगा आपका दोस्तों, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या आएगा दोस्तों, ऑल आउटफ्लोज और द यूजेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो जितना भी आउटफ्लो होगा पैसों का, वो किस साइड आएगा दोस्तों, आपका डेबिट साइड। सो यहाँ पे देख सकते हो, this is the credit side and this is the debit side. Credit side contain inflow of cash, whereas the debit side contains outflow of cash. तो इनफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, और डेबिट होगा तो आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड। तो आपको याद रखना है। इन इकोनॉमिक सेंस बीओपी नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल, इट मीन्स द बीओपी कैन बी डिफरेंट टाइप्स। तो ज़रूरी नहीं कि बीओपी दोस्तों है जो ऑलवेज़ इक्वल ही होगा, यानी जो आपकी रिसीविंग है और पेमेंट है, ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही हो। इसलिए बीओपी क्या है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। टाइप ऑफ बीओपी, इट्स लाइक अ सरप्लस इन बीओपी, डेफिसिट बीओपी एंड द बैलेंस बीओपी। सो अब वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं कि सरप्लस और बैलेंस और डेफिसिट बीओपी क्या है। सो पहले हम देखेंगे बैलेंस ऑफ बीओपी। BOP is balanced when the receipt of foreign exchange are equal to the payment of foreign exchange। तो यानी जब आपकी रिसीव क्या हो, पेमेंट के इक्वल आए, सो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस ऑफ बीओपी कब होगा, व्हेन द बीओपी इज इन द सरप्लस व्हेन द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर द मोर देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब आपकी रिसीप्ट क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर देन पेमेंट हो, तब इट्स लीड्स सरप्लस ऑफ बीओपी। डेफिसिट कब होगा दोस्तों, व्हेन द बीओपी इज डेफिसिट व्हेन द रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब आपकी पेमेंट क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, रिसीप्ट से, सो इट लीड्स डेफिसिट बीओपी। ठीक है, तो आई होप आपको टाइप ऑफ बीओपी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अकाउंट ऑफ बीओपी। अकाउंट्स ऑफ बीओपी, ऑल द ट्रांजेक्शन इन द बीओपी कैन बी ग्रुप्ड अंडर द टू कैटेगरीज। तो यहाँ पे दोस्तों दो अकाउंट बनते हैं। पहला फर्स्ट वन इज़ करंट अकाउंट, सेकंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में, करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है और कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ आती है। सो करंट अकाउंट है आपका पहला। इट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द exports and import of goods and services and unilateral transfer during the given period of time। so इसके अंदर दोस्तों कैपिटल करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, और जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है वो केवल रिकॉर्ड की जाती है किसमें, आपके करंट अकाउंट में। ठीक है, तो जो आपको मैंने मेन बताया था कंपोनेंट ऑफ बीओपी, क्या क्या बताया था, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन
गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। इसके अलावा सेकंड बताता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, थर्ड बताता कैपिटल ट्रांसफ़र। तो जो स्टार्टिंग के दो हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कम्स अंडर द करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों? करंट अकाउंट में, ध्यान रखना। करंट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स all the actual transactions of goods and services which affect the income, output and expenditure of the country, so it shows the net income generated in the foreign sector। तो बेसिकली क्या दिखाता है दोस्तों? आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन दिखाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सिक्स को इफेक्ट करता है आपकी किसी देश के इनकम की को, आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है कि आपकी जो नेट इनकम है फॉरेन सेक्टर में कितनी है, कितनी जनरेट हुई है। सो ये था आपका करंट अकाउंट। दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट क्या है? इट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द सच ट्रांजेक्शन बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रिलेट्स टू द सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? एसेट का सेल परचेज होता है ना। जैसे कि जापान में मैंने बताया था, जापान में मेट्रो है, मेट्रो को डायरेक्ट कर लिया, इंडिया ने इम्पोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे एसेट का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, है ना, जहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी को क्या किया जाए दोस्तों? ट्रांसफ़र किया जाए विद इन 1 ईयर। कैपिटल अकाउंट कंसर्न विद द फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, सो इट डज नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। ये दोस्तों आपका मेनली कंसर्न क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, इसलिए दैट्स वाई ये आपके इनकम को, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को कोई इफेक्ट नहीं करता। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप देख सकते हो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट देख तो दो साइड होती है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सो करंट अकाउंट में क्या होगा? एक्सपोर्ट्स, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा? पैसे आएंगे, है ना। एक्सपोर्ट सर्विसेज करोगे तब भी आपको पैसे आएंगे, तो क्रेडिट साइड आएगा आपका। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, जब आप किसी देश में इन्वेस्टमेंट करोगे, एफडीआई करोगे, तो उससे आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव्ड, जैसे मान लो किसी देश दूसरे देश से आपको पैसे भेजे हैं, सो वो किस में आएगा? यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, है ना। सो ये आपका क्रेडिट साइड आएगा, ये चारों चीज़ें। और डेबिट साइड में देखो, जब आप क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे गुड्स को, इंपोर्ट करोगे गुड्स को तो पैसे आप दोगे दूसरे देश को। सो आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स केस में आएगा डेबिट साइड। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करोगे तब भी डेबिट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट पेड, है ना, जब आप पेड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए तब क्या हो रहा है? पैसे जा रहे हैं, सो ये आपका किस में आएगा? डेबिट साइड में। और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र पेड, जब आप यूटीज़ अपने देश से दूसरे देश में पैसे भेज रहे हो किसी को, सो ये भी किस में आएगा? आपको डेबिट साइड में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट ही है। नीचे मैंने और डिटेल में लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो क्या क्या देखो? विजुअल आइटम्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनविजिबल आइटम, इसमें क्या होता है दोस्तों? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, ये एग्जांपल है इनविजिबल आइटम के। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में क्या क्या होता है दोस्तों? किसी को गिफ्ट देना, है ना, ग्रांट्स देना, वर्कर रेमुनरेशन देना, है ना। तो ये सारे आपके यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में आते हैं। फैमिली को पैसे भेजना। फोर्थ है आपका इनकम रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट्स फ्रॉम एंड टू द अब्रॉड। क्या हो? जो पैसे आए या फिर आप पैसे प्राप्त करो या फिर भेजो, ये किसके कंपोनेंट है? आपके करंट अकाउंट के। फिफ्थ है आपका दीज आर द ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इफेक्ट द लायबिलिटीज़ पोजीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये लायबिलिटीज़ को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। इट इज़ द फ्लो कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना ये कि कैसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों? फ्लो हो रहा है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। सो इट इज़ द फ्लो कॉन्सेप्ट। इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है कैसी होती है? शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स। इट इफेक्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और ये किसको इफेक्ट करता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा? बोरोइंग, अगर मान लो दूसरे देश से आपने क्या किया? बोरो किया पैसे, है ना, तो कैसे आ जाएगा? पैसे आया तो क्रेडिट साइड। सेल्स ऑफ एसेट, जब आप सेल करोगे एसेट अपना, मान लो अपना एफ जेट जो प्लेन फाइटर जेट है वो रशिया को दिया, तो रशिया वाले क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, तो किस साइड आएगा? पैसे आए तो क्रेडिट साइड, सिंपल। सेम वही है लैंडिंग एसेट्स, जब आप लैंड करोगे, है ना, तो जाएंगे यहाँ से एसेट आपके
तो किस में आएगा आपका डेबिट साइड में, परचेज ऑफ एसेट। जब आप परचेज करो, मान लो जापान से आपने क्या किया, मेट्रो परचेज किया, तो कहाँ आएगा आपको, डेबिट साइड में। सो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट देखो क्या क्या आता है इसके अंदर। तो जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई है डायग्राम के थ्रू, वो फ्लो चार्ट के थ्रू, सेम वही है आपका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी पैसे इन्वेस्ट करना होता है। एफडीआई का मतलब इसमें होता है जब आप स्टॉक में क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, है ना। लोन्स, है ना, लोन्स भी कैसे, एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड द एक्सटर्नल कमर्शियल असिस्टेंस। थर्ड है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है आपका बैंकिंग कैपिटल ट्रांसफर ट्रांजेक्शंस। फिफ्थ है आपका दीज आर द ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट द एसेट लाइबिलिटी। इससे क्या होता है, एसेट और लाइबिलिटी हमारी इफेक्ट होती है, क्योंकि आप एसेट बेच रहे हो या खरीद रहे हो, है ना। इट इज़ द स्टॉक कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था उसमें फ्लो कॉन्सेप्ट था आपका करंट अकाउंट, जबकि जो ये आपका है कैपिटल अकाउंट, इट इज़ द स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। और इसमें जिसमें ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों, इट्स टर्म लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, जबकि आपका करंट अकाउंट में क्या था, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होती है। सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट्स कैन बी कैटेगरीज एज। तो जो बीओपी में अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आपका ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आइटम होता है और सेकेंड आपका एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स है। सो आइए अब इसको समझते हैं वन बाय वन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आइटम क्या क्या होते हैं और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कौन से हैं। सबसे पहले है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आइटम। सो ये क्या दोस्तों, इट रेफर्स टू द दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें मेनली मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना ज़्यादा, है ना। एंड इट इज़ ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शंस दैट देयर इज़ अ बीओपी सरप्लस और डेफिसिट। और इसकी वजह से क्या होता है, बीओपी में सरप्लस या फिर डेफिसिट होता है। अगर रिसिप्ट ज़्यादा हुआ आपके पेमेंट से तो सरप्लस होगा, और अगर रिसिप्ट क्या हुआ, लेस देन पेमेंट होगा, तो इट लीड्स डेफिसिट, ठीक है। दिस आइटम आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, इसको और क्या कहा जाता है, अबव द लाइन आइटम्स, ध्यान रखिएगा। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन बीओपी। These transactions are independent of the states of BOP account. For example, if the foreign company is making investment in the India with the aim of earning profit, then such transaction is independent of the country's BOP situation. These transactions take on both current and capital account. तो ध्यान रखिए, ये जो ट्रांजेक्शन होती है इंडिपेंडेंट होती है आपकी स्टेट BOP अकाउंट से, है ना। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि कोई फॉरेन कंपनी है, उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन क्या है आपकी बीओपी इंडिपेंडेंट है कंट्रीज़ बीओपी सिचुएशन से, और ये दोनों साइड में आएगा आपके करंट अकाउंट में भी। और नेक्स्ट है आपका एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आइटम। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, इट रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन टू द कवर ऑफ डेफिसिट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन कब होती है, जब आपके ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में आइटम में सरप्लस या डेफिसिट हो, है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्च होता है ना, एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज़ कम्स अंडर द एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आइटम, ध्यान रखिएगा। तो ऑटोनोमस को मेंटेन करने के लिए मान लो डेफिसिट हो गया, तो उसको मेंटेन करना है तो सरप्लस से क्या होगा, मेंटेन किया जाएगा थ्रू आरबीआई या जो भी अथॉरिटी हो किसी भी कंट्री की, ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी। आपकी इंडिया की आरबीआई है, तो इस दैट्स वाई मैंने आपको बताया आरबीआई, है ना। वो क्या करेगा, वो डेफिसिट को कवर करेगा। दिस आइटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम, ध्यान रखिएगा। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं हम, अबव द लाइन आइटम, वेयर इज़ द एकोमोडेटिंग का ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बिलो द लाइन। दिस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आपकी दोस्तों दोनों अकाउंट्स में नोट किए जाते हैं, जबकि जो आपका एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आइटम है वो केवल आपका कैपिटल अकाउंट में
नोट डाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ द करंट अकाउंट डेफिसिट इन द BOP देन द डेफिसिट इज सेटल बाय द कैपिटल इनफ्लो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर डेफिसिट होगा तो वो सरप्लस से क्या किया जाएगा, सरप्लस इनफ्लो फ्रॉम अब्रोड से मेंटेन किया जाएगा। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये जो मूवमेंट होती है किसी भी गुड्स एंड सर्विस की अक्रॉस द बॉर्डर नहीं होता, यानी विद इन द कंट्री के अंदर ही रहता है, ठीक है ये ट्रांजेक्शन। दीज आइटम्स इन्वॉल्व्स ओनली द मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रेट्स विद द RBI। तो क्योंकि मेंटेन कौन करता है, RBI, दैट्स वाई ये आपकी कंट्री के बॉर्डर के अंदर ही ट्रांजेक्शन्स होती है सारी। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विद द व्यू ऑफ करेक्टिंग BOP इन बैलेंस इन द BOP इक्विलिब्रियम। तो जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करता है, BOP इन बैलेंस को मेंटेन करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आइटम क्या है और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्या है। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा दोस्तों, जिसमें गुड्स एंड सर्विस की ट्रांजेक्शन होती है ना। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है दोस्तों, इट इज़ द नेट डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल द विजिबल आइटम। तो इसमें केवल विजिबल आइटम्स को ही हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो होता है विजिबल आइटम का, उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे BOT क्या है, इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच में क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रही है और यहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है। तो इन दोनों के बीच में जो क्या होगा, गैप होगा ना, दैट इज़ कॉल्ड BOT। तो ध्यान रखिएगा। जबकि BOP क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और BOT क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार हैं दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी ही दोस्तों गवर्नमेंट बजट और जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है चैप्टर, वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा। मनी बैंकिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।